ओके बेटा, मैं कल के पहले लेक्चर का जो है वो रीकैप देता हूँ। कल मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, दैट वी हैव बिगन द न्यू चैप्टर, मींस थर्ड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी, व्हिच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, सबसे पहले हमने समझना है करंट क्या होता है। एज आई टोल्ड यू, करंट मींस समथिंग व्हिच इज मूविंग, राइट। बट हमने जो पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस तो किसी पार्टिकल के पास होंगे। चार्जेस किन किन पार्टिकल्स के पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, प्रोटॉन के पास होते हैं, आयंस के पास होते हैं। प्रोटॉन्स तो खैर मूव नहीं कर सकते, आयंस मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव करता है, राइट। वो मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था, थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर आ जाए। फिजिक्स बिकम्स वेरी इजी इफ यू कैन गेट ए पिक्चर ऑफ समथिंग, राइट। जो आप पढ़ रहे हो अगर उसके दिमाग में आपके पिक्चर आ जाए तो वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अब चार्ज पार्टिकल किसके अंदर मूव करेंगे? प्रिडोमिनेंटली चार्ज पार्टिकल्स विल मूव इन अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप तो मूव नहीं करेंगे। अपने आप जो मूव, यस अपने आप, दे आर नॉट एट रेस्ट, बट स्टिल देयर मोशन डजंट यील्ड एनीथिंग। उनका मोशन जो है वो रैंडम मोशन है। इस कंडक्टर के अंदर, यानी कि एक वायर को आप इमेजिन करो, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते बेटा, सन से हमें कितनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, राइट। ये अर्थ के ऊपर जितने भी प्रोसेसेस हो पा रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन टू अस, राइट। तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हमारे इतने प्रोसेसेस होते हैं, देखो सोलर एनर्जी से हम कितना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, राइट। लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन स्टार्टेड रनिंग ऑन द सोलर एनर्जी। तो जब एक घर सोलर एनर्जी से चल सकता है तो सोचो इलेक्ट्रॉन तो बहुत टाइनी सा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एनर्जी बहुत ज्यादा जाइगेंटिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैफहैजर्डली मूव करते हैं, बहुत ज्यादा मोशन होता है। यानी कि देखो हमारे सामने रेस्ट पे है सब कुछ, लेकिन इसके अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और इतना ज्यादा मूवमेंट है दैट इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो लेकिन उन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है और फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, उनका जितना लेफ्ट की तरफ मोशन है उतना ही राइट की तरफ मोशन, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे, उतना ही राइट भी जा रहे हैं, लेकिन वो करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो नहीं रहा। तो सर करंट कैसे बनेगा? करंट बनाने के लिए हमें चाहिए, या करंट फ्लो करवाने के लिए व्हाट डू वी नीड इज अ सोर्स, यानी कि बैटरी। तो बैटरी, बैटरी क्या करती है? या सेल, हमने ये सेल कनेक्ट कर दिया इस वायर के साथ, राइट। वैसे तो बेटा ये सारी वायर है, मैंने सिर्फ इसको जूम कर दिया ताकि आपको मैं समझा सकूं। वैसे सारी वायर ऐसी। अब इस वायर को जैसे ही आप सेल के साथ कनेक्ट करते हो, सेल ने अपना काम ऑनेस्टली करना है। व्हाट इज दैट? सेल क्या करेगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई कर देगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो कर देगा। एज आई टोल्ड यू, उसका मैकेनिज्म होता है, राइट। लेकिन अभी हमें उसके अंदर नहीं जाना, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा समझाया जाएगा। इधर हाई पोटेंशियल आ गया, इधर लो पोटेंशियल आ गया। और आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। वो सारी जगह बेटा, यहां से लेके यहां तक हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक द चार्ज पार्टिकल्स मूव। अब चार्ज पार्टिकल जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना शुरू कर देंगे, जो कि फ्री है। फ्री कौन से हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? इस तरह, ऐसे कुछ इस तरह से मूव करना शुरू करेंगे। सर सीधे क्यों नहीं जा सकते? सीधे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में एटम्स हैं, राइट। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। आई गेव यू एग्जांपल यस्टरडे एज वेल। जब पहाड़ों से जो रिवर होती है, बिल्कुल उसके अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। रिवर में जब पानी नीचे आता है तो बीच में जो फिक्स्ड है स्टोन्स, राइट, दे आर लाइक एटम्स। तो वाटर गेन्स सम एनर्जी एंड सडनली इट हिट्स अ स्टोन एंड लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। बेटा समझने का आपको बहुत, आप उसको किसी भी एंगल से ले सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसके बाद। तो पानी आया, पानी नीचे आ रहा है, नीचे आना ही है, ग्रेविटी, राइट। और पानी नीचे आता है, उसके पास वेलोसिटी आ जाती है यानी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रास्ते में स्टोन है, वाटर ने आके स्टोन को हिट करना है, तो क्या होगा? स्टोन थोड़ा सा हिलेगा, राइट।
फिर वाटर का रास्ता बदल जाएगा, लेकिन आना तो उसे डाउन हिल ही है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहा है। उस पुश की वजह से, यानी कि फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। पहले भी थी, वो कौन सी थी? वो थर्मल वेलोसिटी थी। लेकिन एज आई टोल्ड यू, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज 0, जो एवरेज होता है, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट हैपनिंग। नाउ अब इलेक्ट्रॉन के पास पहले जो वेलोसिटी थी प्लस अब एक्सेलरेशन भी आ गई, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब किस तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इट विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग द एटम्स। तो यानी कि आप सोचो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे नहीं होगा, नो, इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस सॉर्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। दैट इज व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स drift towards the positive terminal of the battery. And yes, one more thing, it does not mean that electron would start from the negative terminal of the battery, then electron यहाँ से चलेगा और फिर ऐसे चलता 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 यहाँ पहुंचेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हर जगह मौजूद है, राइट। मैं इस वायर को भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर आया, राइट। पूरे के पूरे सर्किट के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पहले से ही प्रेजेंट है। मैं आपको बस वो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे चलने शुरू हो गए बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने शुरू हो गए। What I'm trying to say is, do not assume that battery gives out anything, materialistic. कोई ऐसा material उसमें से निकल नहीं रहा, उसमें से इफेक्ट निकल रहा है, that is your electric field. And as I'm telling you, that is another topic of discussion. इलेक्ट्रिक फील्ड बन कैसे रहा है, इस प्लेट में चार्ज कैसे आ रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक बन सकता है, उसको समझने में भी 1-2 दिन लग सकता है। बट राइट नाउ वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग। राइट नाउ यू कैन अज्यूम दैट बैटरी डज व्हाट? बैटरी जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी इस एंड पे इस तरफ हाई पोटेंशियल कर देगी, इस तरफ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए। अब समझना बेटा, इफ दिस कैन सरप्राइज यू, दैट मींस यू कैन इमेजिन, बेटा इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए। अब एज आई वाज टेलिंग यू, इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे वो एटम को हिट करेंगे, राइट। उससे क्या होगा? एटम की थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशन ही हीट होती है। इसीलिए वायर्स का टेम्परेचर जब करंट फ्लो करता है तो वो बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई द वायर्स दे बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, देयर टेम्परेचर राइजेस व्हेन द करंट फ्लोज फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, the wires, their temperature rises, right? रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और जाते हुए वो रास्ते में एटम्स को कोलाइड कर रहे हैं, इंक्रीजिंग देयर वाइब्रेशन। समझो, लास्ट ईयर का मैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको तो पता है, फिर भी काफी लोग आप इस साल नए आए हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक गिलास, समझना बेटा, इस तरीके से आपको चीजों को देखना होता है। एक गिलास में गर्म पानी है बहुत ज्यादा, एक गिलास में नॉर्मल पानी है। इतना गर्म पानी नहीं है कि उसमें से फ्यूम निकल रही है, राइट। इट इज नॉट लाइक स्टीम इज कमिंग आउट, लेकिन वो सब्सटेंशियली गर्म है एज कम्पेयर टू अदर ग्लास। तो अब उनमें फिजिकली तो देखने पर पता नहीं लगेगा क्या है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है ना। जो गर्म ग्लास है उसके अंदर क्या चीज डिफरेंट है? उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द कोल्ड ग्लास। तो जब इलेक्ट्रॉन चल के एटम्स को हिट करेंगे, they will raise the temperature of the wire. एंड आपने देखा भी होगा, फैंस भी और कोई भी चीज है जो जब करंट काफी देर तक फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाते हैं। दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन जाते हुए एटम्स को हिट करते हैं और तो इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करते हैं। अब आपको जो इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला था वो ये है, बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्मार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्मार्ट होते हैं मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम को कोलाइड करते ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो अब आप सोचो, वो इलेक्ट्रॉन और एटम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सोच के देख लो, पानी आप इमेजिन करना, पानी ऊपर से आ रहा है तो बीच में स्टोन आया तो पानी अपना रास्ता बदल रहा है विदाउट कोलाइडिंग। इसीलिए सुपर कंडक्टर के अंदर, सुपर कंडक्टर्स के लिए, मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब है आपने एक बार बैटरी लगाई, अब बैटरी हटा भी दोगे ना
तब भी करंट कभी खत्म नहीं होगा, करंट हमेशा के लिए चलेगा। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, उसके आगे एटम आया तो एटम थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा राइट मूव कर जाएगा, उनका आपस में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है। ये अगर कोलिजन नहीं होता तो आपको बैटरी की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। कल किसी बच्चे ने पूछा था, सर इलेक्ट्रॉन यहां से गए यहां वापस आ गए तो बैटरी डेड क्यों हो जाती है? आफ्टर अ सर्टेन यूसेज ऑफ टाइम द बैटरी इज यू नो बैटरी रन्स आउट, यानी खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? अबे जो इधर से निकला वो वापस यहाँ उसको मिल तो गया। इट इज द सेम थिंग लाइक मोटर, जो आपकी पानी वाली मोटर होती है, इधर पानी है इधर पानी है, मोटर को पानी को धक्का देना है तो एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है। तो बेटा ये जो बैटरी ने इफेक्ट अंदर जनरेट किया है, उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर केमिकल एनर्जी चाहिए। फिर से वही बात, इसके ऊपर भी एक पूरा डिस्कशन हो सकता है। तो जो आपको याद रखना है क्या क्या है, बैटरी का काम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, बट विल दे बी एवर एबल टू अचीव अ वेरी हाई वेलोसिटी? द आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन बहुत हाई वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाते क्योंकि दे विल कीप ऑन कोलाइडिंग विद द एटम्स, राइट? इसीलिए ये बैटरी लगातार लगा के रखनी पड़ती है। उस कोलिजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्लोली ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, यस सर। तो सुपरकंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी काफी? सुपरकंडक्टर में ड्रिफ्ट होगा ही नहीं ना, फिर उसके अंदर तो वेलोसिटी होगी। देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब अगेन सुपरकंडक्टर का जितना मेरे को पता था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैंने वो आपको बता दिया। अब इसको आप आगे परसू जितना मर्जी कर सकते। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सोचो सुपरकंडक्टर मींस जैसे फैन एक बार ऑन किया तो बस ऑफ कर दो तब भी वो चलता रहे, मतलब करंट अपने आप फ्लो करता रहने वाला है उसके अंदर। और यस, हमने बहुत सारे सुपर कंडक्टर बना लिए हैं, जो ये बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, अब मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के जहां पर ये जो ये डेटा हैंडल करते हैं ना, गूगल पे सर्च कर रहे हो तो कोई प्रोसेसर कहीं रखा है, जो सारे, सोचो वो सारी दुनिया में इसी मूवमेंट पे कितने लोग क्या क्या कर रहे होंगे, गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, राइट? तो आप सोच के देखो, सबको वो हैंडल कर रहा है ना कोई कंप्यूटर, वो सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। एक मोबाइल फोन बेटा चार्जिंग के वक्त ही गर्म हो जाता है, मोबाइल फोन पे आप 2-3 ऐप चलाओ तो हो जाता है ना हीटअप। तो सोचो वो गूगल एक टाइम पे इट इज केटरिंग टू बिलियंस ऑफ पीपल, तो जो इतने सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो कंप्यूटर कैसा चाहिए होगा, वो सुपर कंडक्टर से बना होता है, उसके अंदर सुपर कंडक्टर यूज होते हैं, राइट? ओके, तो हमने कल इसका डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन तो आप, हाँ जी यस, नहीं ये मुझे नहीं इस बारे में नहीं पता। मैंने इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया, जहां तक मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। यस, देयर शुड बी समथिंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, राइट? ये आई डोंट नो अगेन बेटा, यस वी आर मियर स्पेक्युलेटिंग, ये भी आपको समझना है। इजियर सेड देन डन। कई बार हम स्पेक्युलेट करते हैं, यस मुझे पता नहीं, आपको वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, ठीक है? बाकी बाद में करेंगे डिस्कशन। इसका हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, E/n into टाउ, राइट? Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच गेट सेट अप इन द कंडक्टर। वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके। m क्या हो गया बेटा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें छोटी छोटी काफी सारी चीजें। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का अभी कोलिजन हुआ, थोड़ी देर में फिर अगला कोलिजन होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फास्टर। सो इफ समथिंग मूव्स फास्टर इट विल कोलाइड इन लेसर टाइम, राइट? तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा।
तो आप ये लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाउ डिपेंड्स अपॉन, इसमें छोटे छोटे काफी सारे फैक्ट्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. More temperature means faster electrons and hence more frequent collisions. And tau is less. ज्यादा जल्दी कोलिजन होंगे तो बेटा ऑब्वियसली ताओ जो है वो कम हो जाएगा. बेटा क्लियर हो गया सबको? कल का पूरे लेक्चर में हमने ये चीजें पढ़ी थी. तो ये नहीं सोचना बैटरी में से कुछ निकलता है, अगर सोचना सर इफेक्ट निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जनरेट कर देती है. ठीक है, ये भी क्वांटम फिजिक्स से ही एक्सप्लेन होता है, यहाँ तक मेरे को समझ आता है, उससे आगे नहीं मुझे समझ. तो अब हम इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. इसके 3-4 पॉइंट्स और हैं जो हमने लिखने हैं. पहला पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया है. लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. इतनी कल भी लिखी थी, फिर भी मैं एक बार दोबारा लिखवाता हूँ. ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the electrons is very small, but the current is very fast. इसका रीजन भी आपको मैंने बताया था, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से चल के पॉजिटिव पे नहीं पहुंचना है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट एवरीवेयर. आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, अब इसका इफेक्ट फैल जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्प्रेड हो जाएगा. लेकिन उसकी भी स्पीड होती है बेटा, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के अंदर सेटअप होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप होगा, इसलिए करंट बहुत जल्दी सर्किट में सेटअप हो जाता है. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल बट द करंट इज वेरी फास्ट. ये आपको याद रखना है. because of the collision of the electrons with the atoms, the temperature of the wire increases. या किसी भी चीज का जिसके थ्रू भी करंट फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर इसीलिए इंक्रीज कर जाता है. राइट, ये भी आपको याद रखना है कि कोई चीज जो है वो करंट फ्लो करने पर गर्म क्यों होती है. और कई मटेरियल तो बेटा इतने गर्म होते हैं कि वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका टंगस्टन होता है. राइट, टंगस्टन का तो हमने बल्ब बनाया था लाइट के लिए, क्योंकि जब उससे करंट फ्लो करता है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो रेडिएट करना शुरू कर देता है विजिबल रेडिएशन, यानी कि विजिबल लाइट उसमें से, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम निकलना शुरू हो जाता है. ये भी आपको याद रखना है. प्लीज राइट दिस डाउन. बेटा इस सबको क्लियर है? कुणाल, बेटा सीमता क्लियर है? गुरकीरत, शुभव्या, फागुन्या, यस सर क्लियर है. मुकुट, आर्यन, रजिंदर. ओके गुड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, ये डेरिवेशन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेशन बिटवीन I एंड VD, यानी कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन. पहले ध्यान से समझ लेना फिर नोट कर लेना. I एंड VD का रिलेशन हमने निकाला. सपोज एक ये वायर है, राइट, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया. बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट कर दिया. राइट, अब इसकी थोड़ी सी टर्म्स हमने एक्सप्लेन करना है.
एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द वायर, ए हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। ये अगर वायर है बेटा, ये होगी इसकी लेंथ, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, जो साइडों का एरिया होता है। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द वायर, ए आपका हो गया बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, फ्री नॉट ऑल ऑफ देम, ये याद रखना। वीडी क्या हो गया बेटा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ध्यान से समझना, और ई हो गया आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इसका हम डेरिवेशन करते हैं बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम ऑफ द वायर आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, एक इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ए इंटू एल इंटू एन, एन क्या है बेटा नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम, राइट। ओके, टोटल चार्ज फ्लोइंग, अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है बेटा, तो ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई, दिस इज द चार्ज विच इज फ्लोइंग, राइट। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम टेकन, टी हो जाएगा बेटा एल बाई वी डी, यहां से यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, एल अपॉन वी डी, राइट। अब थोड़ा सा देखो, आई क्या होता था अगर आपको याद हो, क्यू अपॉन टी, राइट। करंट को हमने कैसे डिफाइन किया, टोटल कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। अब सुनना बेटा ध्यान से, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया, ए एल एन ई, और टाइम कितना लग गया, एल अपॉन वी डी। आपके पास इसको कैपिटल आई लिख देते हैं, कैपिटल आई सिंबल यूज किया जाता है ज्यादातर, एल कैंसिल हो गया, तो ए एन ई वी डी। तो ये करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत फेमस रिलेशन है, आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया तो भी गलत है, अगर आपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोला वो भी गलत है, क्योंकि ये बेटा नंबर डेंसिटी है, ये वॉल्यूम से डिवाइड करने पर आएगी, ठीक है। ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वीडी क्या हो गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्लीज नोट दिस डाउन, नोट कर लो बेटा इसको। ये रिजल्ट, इसमें छोटे छोटे रिजल्ट हैं और काफी ज्यादा हैं, वो आपको याद रखने की कोशिश करनी है। हाँ जी बेटा, एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हटा के सीधा ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले ही कितने हैं, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इसको तो हम कैसे भी, अब अगर आप इसको और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कि बोलता है मैं एरिया को वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकता हूँ, लिख सकते हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आप अगर बॉल कंसेप्ट यूज करके निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते। इसमें एरिया मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा वो टर्म्स देखनी पड़ेगी ना, आप कौन सी टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो वो उसके ऊपर। बाकी इनको आप मैनिपुलेट तो कर ही सकते हो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मुकुट बेटा, आर्यन, शुभव्या, रतिंदर, यस सर।
प्रभजीत बेटा, भवनीत क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, कर दूं रेस? बेटा आज मैं आपको 2 वर्कशीटें भेजूंगा, मुझे उन सबके सोल्यूशन आपने भेजने हैं कल शाम तक। अगर आप नहीं भेजोगे तो आई वोंट अलाउ यू इन द क्लास। चाहे आते हो ना नहीं आते हो, जितने भी 27 क्वेश्चन है बेटा, मैं अब से मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि अब हर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, राइट? उसके बाद आपको फुल असाइनमेंट दे दूंगा, आप सबने मुझे उसके सोल्यूशन भेजने हैं, देन ओनली यू विल बी अलाउड इन द क्लास, अदरवाइज यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग। बेटा इतने क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। अब में से बहुत कम लोग हैं जो मोटिवेटेड है। बेटा ये दुनिया बहुत यू नो कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको बायो वालों को तो समझ आना चाहिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपको अच्छे से करना है बेटा इस चीजों को। तो कम से कम बेयर मिनिमम तो हमने करना ही है कि हमारे कम से कम बोर्ड में तो अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए आपको उतना काम करना ही है। तो मैं आपको आज वर्कशीट भेजूंगा, टोटल 27 क्वेश्चन होंगे। पहली 2 वर्कशीट इन्हीं के ऊपर भेज दोगे, सिंपल, ठीक है? तो उसके कल मैं पहले डाउट लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि हर रोज के आप लगा लो 10-15 क्वेश्चन हमने करने ही करने। करते बेटा, रेस हो गया नोट? Okay, so I'm erasing this relation between I and VD, current and drift velocity का relation. Okay. अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट है एक चीज जो आप सब लोगों ने, आई एम वेरी श्योर 100% गलत पढ़ रखी है पर गलत ही पढ़ रखी है। सो प्रूव मी रॉन्ग, मैं आपसे पूछने वाला हूँ अभी भी। ओम्स लॉ, आज हम ओम्स लॉ डिराइव करेंगे जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। कितने लोगों को याद है ओम्स लॉ? कुछ याद है किसी को? एनीवन? Yeah, this at the constant temperature. Yes. Yes, At beta. Anyone constant else? temperature, so at constant temperature, the potential difference between two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Yes, very good. Yeah, very good, बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। किसी को अच्छे से याद है? कोई और किसी को याद है? ये तो बहुत फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। कोई और किसी को? Yes, Shubhava has completely nailed the definition. Yes, anybody else? बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, ये कंप्लीट है। एनीबडी एल्स? किसी को और को याद है? ओके, चलो मैं बताता हूँ बेटा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ओम्स लॉ जो होता है वो V इक्वल्स टू IR होता है। V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को ये याद था तो इसको हटाओ पहले दिमाग से। V इक्वल्स टू IR इज नॉट ओम्स लॉ। सर फिर ये क्या है? ये एक रिलेशन है। जैसे अगर आपको याद हो क्लास 11th में मैं बहुत बोलता था न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। आप आधी दुनिया ये मानती है सर न्यूटन सेकंड लॉ इज F equals to ma. Believe me, most of the people believe that F equals to ma is the Newton's second law. Yes, it is the manifestation of Newton's second law. यानी कि उसका रिजल्ट है। But if somebody says F equals to ma is Newton's second law, तो कहता है सर आता तो उसी से ही है। फिर वही बात होगी ना, आप फिर साइंस को ही नहीं समझ रहे हो बेटा। साइंस मतलब प्योर, मतलब जितना मैक्सिमम एक्यूरेसी विद इन द टूल्स पॉसिबल है वो। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, ये होता है न्यूटन का सेकंड। तो ऐसे ही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपका ओम्स लॉ है। इफ लाइक Shubhava stated, if temperature or physical conditions, if physical conditions of an object are kept constant, then current flowing through that object is directly proportional to the potential difference applied across the ends. So anyways, I don't want to scare you. मतलब ये है इसका स्टेटमेंट कि भाई किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, फॉर दैट मैटर, किसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि उसको वोल्टेज कितनी दी गई है, राइट? किसी भी चीज के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा
वो किस पे डिपेंड करता है कि उसको वोल्टेज कितनी दी है, प्रोवाइडेड बाकी सारी एक्सक्यूज मी कंडीशंस कांस्टेंट रखनी है, जैसे टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं चेंज होना चाहिए। अब इसको निकालते हैं। अब ये मैं आपसे सोचता हूँ कि आप एक बार निकालना, आप खुद डिराइव करना। हमारे पास बेटा तीन रिलेशन है, VD इक्वल्स टू EE अपॉन M इनटू टाउ। पहला रिलेशन ये हमने निकाला है। दूसरा रिलेशन I इक्वल्स टू ANEVD, ठीक है, दूसरा रिलेशन ये है, जस्ट। और एक थर्ड रिलेशन भी है, ध्यान से समझना बेटा, थर्ड रिलेशन भी मैं लिख देता हूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये लेंथ E इक्वल्स टू V अपॉन L। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो E इक्वल्स टू V बाय L। बेटा अब इन तीनों को आपने मैनिपुलेट करना है, मुझे पता है आप कर लोगे। एक बार ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। इन तीनों को मैनिपुलेट करके आपको क्या करना है, V इक्वल्स टू समथिंग इनटू I लिखिए। V और I का रिलेशन मुझे निकाल दे, V एंड I का रिलेशन, प्लीज ट्राई। No beta, no, please, please, yes, please try to solve this. V and I का रिलेशन बेटा निकाल के दो मैं। Yes बेटा, any answer? चलो मैं बताता हूँ बेटा, इसका आंसर आना चाहिए ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। बेटा ये आया किसी हाँ का? जी सर, ये आ गया था। आ गया सर, आपको मैसेज भी किया हुआ वेरी है। गुड। ओके यस, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। चलो जिनका नहीं आया बेटा सिंपल है बेटा, देखो सबसे पहले हम 1 से 2 में पुट करते हैं। I इक्वल टू कितना आ गया, ANE, VD कितना है, EE अपॉन M इनटू टाउ। तो I इक्वल टू कितना आ गया, ANE स्क्वायर बाय M इनटू टाउ इनटू E। अब E की वैल्यू V बाय L पुट कर दो यहाँ पे, ANE स्क्वायर टाउ अपॉन ML इनटू V। तो इसको जब आप इसको उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा बेटा, V इक्वल टू ML
अपॉन ANE² टाउ इंटू I। अब सुनना बेटा ध्यान से। नाउ इफ फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, सर वो क्या होती है? फिजिकल कंडीशंस का मतलब होता है बेटा जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसका कैरेक्टर, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर। तो अगर मान लो ये वायर है, इस वायर की फिजिकल कंडीशन सेम रखनी है, मतलब इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, ओके, इसका प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, ओके, इस पे प्रेशर मतलब, और तीसरा इसका मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए इस पे, यानी कि ये स्ट्रेच्ड नहीं होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। सुनना सर, उससे क्या होगा? देखो अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगी तो इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, इनमें से कुछ चीजें तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जैसे m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट है। ए क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। ये L है, L चेंज किया जा सकता है वायर का, हाँ सर, आप उसको एलोंगेट कर दो तो लेंथ चेंज हो जाएगा। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी चेंज हो सकता है बेटा, जब आप वायर को पुल करोगे तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ओके। दूसरा, अगर आप हीट करोगे, हीट करके भी लेंथ चेंज हो सकती है, एरिया भी चेंज हो सकता है, राइट। तो टेम्परेचर से भी L और A चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी टू सम एक्सटेंट इन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इज चेंजेबल। तो और टाउ, टाउ तो मैंने सबसे पहले लिखाया था, टाउ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर, बेटा आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए, फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। मोर टेम्परेचर, फास्टर इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। यानी कि अगर आपने फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर दी तो इनमें से कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब if physical conditions are kept constant, V is directly proportional to I। मतलब more voltage means more current। तो ग्राफ बेटा ये आ जाए, यानी कि more voltage मतलब more current। वोल्टेज को डबल किया, करंट डबल, वोल्टेज को ट्रिपल किया, करंट ट्रिपल। वैसे ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता है, राइट। प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करती है। ओम्स लॉ को फॉलो कर, इस नेचर में कोई बना ही नहीं है ऐसा जो इस ओम्स लॉ को फॉलो कर सके। But this is the law. If physical conditions are kept constant, then current flowing through an object is directly proportional to the potential difference across the ends. बेटा is this clear? इसको नोट कर लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। You can note this down. बेटा anyone has any trouble? उर्वशी बेटा क्लियर है? भवनीत, प्रभजीत, Yes, sir. Yes, sir. रविंदर बेटा क्लियर है? यस सर। ओके गुड। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट थोड़े से एफर्ट से याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज आई है ये ml अपॉन ANE² टाउ, ये होता है बेटा रेजिस्टेंस, इसी को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। R इक्वल्स टू M रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ध्यान से समझना बेटा, रेजिस्टेंस ही है जो करंट को कंट्रोल करता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको दो तीन चीजें समझाऊंगा, ध्यान। अगर यही कॉन्सेप्ट है बेटा, यही बेसिक आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। R की वैल्यू आ गई ml अपॉन ANE² टाउ, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? ओम। ये इसका सिंबल है ओम, राइट। एंड आप R की वैल्यू कितनी आई? V अपॉन I। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट का सेल लगाने से किसी चीज के थ्रू 1 एम्पियर करंट आता है, अब ध्यान से समझना बेटा, वोल्टेज कॉज होता है, करंट उसका इफेक्ट होता है। करंट वोल्टेज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वोल्टेज करंट के बिना एग्जिस्ट कर सकती है।
जैसे आपके घर में आप सेल है, सेल एग्जिस्ट, सेल जो है एक सेल लिखा हुआ है सपोज 5 वोल्ट, तो उसमें करंट नहीं है कुछ, सेल में करंट तो तब फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेल के एंड्स में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टेज बिना करंट के हो सकता है लेकिन करंट बिना वोल्टेज के नहीं आए, राइट। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कभी, आई डोंट नो, आपके दिमाग में आना चाहिए था ये क्वेश्चन, आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा कॉजन, मतलब वार्निंग साइन लगा होता है हाई वोल्टेज, कभी देखा कॉजन हाई करंट? यस हाई वोल्टेज लिखा होता है हमेशा, हाई हाई करंट नहीं। वोल्टेज देखा है, करंट नहीं देखा। हाँ हाई वोल्टेज देखा, कभी आया नहीं दिमाग में सर हाई करंट क्यों नहीं लिखा? करंट फ्लो वोल्टेज पूछा था, किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा पूछा था, वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने पूछा। चलो आज आपको बताता हूँ बेटा, आज के आप हर एक क्लास में ना ऐसे क्वेश्चन पूछा हो, किसी के दिमाग में, सब लोगों को मैं बोलूँ बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना असली क्वेश्चन यही है, जब आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गया आप साइंटिस्ट बन के आधे, उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको क्लियर होगा। हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, इसको यूज करना होना चाहिए। चलो उसका आंसर देता हूँ बेटा, हाई वोल्टेज लिखा होता है, हाई करंट इसलिए नहीं लिखा होता, करंट तो हम लोग डिसाइड करेंगे। हाई वोल्टेज लिखा हुआ है, मान लो 50,000 वोल्ट है, मैंने टच कर दिया, तो जो मेरे थ्रू करंट फ्लो करेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरी रेजिस्टेंस जो है वो करंट डिसाइड करेगी। मैं आपको नंबर देता हूँ, मान लो ये 100 वोल्ट है, तो अगर आपने 2 ओम लगाया तो करंट कितना आ जाएगा? 50 एम्पियर। V/IR लगाना सिंपल। 100 वोल्ट की बैटरी है, आपने 2 ओम लगा दिया रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आ गया? 50 एम्पियर। अब मान लो आपने 2 ओम की जगह 50 ओम लगा दिया, तो करंट क्या आएगा? सिर्फ 2 एम्पियर। तो यानी कि वोल्टेज तो डिसाइड हो चुकी है, लेकिन करंट कितना फ्लो करेगा वो ऑब्जेक्ट ने डिसाइड करना है, राइट। वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा जो इलेक्ट्रोक्यूट होने वाला है, जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन होने वाली है, यानी कि जिसको शॉक लगने वाला है। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहीं पर लिखा हुआ हाई वोल्टेज, वहां पे भाई यहाँ पे एक वायर है, ये 50,000 वोल्ट पे है, ओके। अब एक बंदा गया, उसने जाके इसको टच कर दिया, अब जैसे ही टच किया देखो ये 50,000 है और ये ग्राउंड 0 है, तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। और अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम अपने पैरों से उसी तार को दोबारा टच करते हैं तो 50,000 रहेगा पोटेंशियल। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल, जस्ट यस, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा। ये क्लियर हो गया आपको कि हाई वोल्टेज क्यों लिखा जाता है, हाई करंट क्यों नहीं लिखा जाता? यस सर। यस सर। करंट तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारे घर के सामने ऐसे वायर्स लगी होती है, हाई टेंशन वायर्स, ठीक, राइट। ये है 11,000 वोल्ट, एक वायर 11,000 वोल्ट पे होती है, एक 0 वोल्ट पे होती है। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन मैं भी नहीं हूँ, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। 2 तारे, एक 11,000 पे, एक 0। एक बर्ड आके बैठ गया, बर्ड आके यहाँ बैठा, इसको कुछ नहीं होने वाला। बर्ड आके यहाँ बैठा, इसको भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों सेफ है। लेकिन इफ अ बर्ड ट्राइज टू बी एक्रोबैटिक, तो जो बर्ड कह रहा है कि मैं तो इन दोनों के बीच में कोई धूम की तरह जाऊंगा, अब अगर ये बर्ड ऐसा, इसका तंदूरी बनना पड़ता, क्योंकि इसका देखो एक ये देखो, इसके जैसे टच होगा बेटा सर्किट कंप्लीट होगा। इट इज द सेम थिंग, आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो यू एक्सपेक्ट ये दोनों चीजें ऐसे टच होनी चाहिए ना, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। तो इस बर्ड को कुछ नहीं होगा, इस बर्ड को भी कुछ नहीं होगा, बट दिस बर्ड विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड वेरी बैडली एंड आई डोंट थिंक इट कैन सस्टेन दिस। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन, आई हैव सीन लॉट ऑफ बैट्स, जो बैट्स होते हैं ना, मैंने बैट्स बहुत बार देखे हैं जो यहाँ पे फंसे होते हैं, राइट। बैट जो है एक एंड इससे तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाता है। और यस सुनो मेरी बात, करंट से हमें जो हमारा why do we get injured, जब हमारे थ्रू करंट फ्लो करता है, इट इज लाइक एज इफ वी हैव बीन
heated to very high temperature, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और हमारे थ्रू करंट फ्लो करता है, हमारी स्किन जल जाता है राइट। करंट से देखो, अगर तो छोटा करंट है, माइल्ड करंट है, उसमें तो सिर्फ वाइब्रेशन होगी। आप सब लोगों को आई थिंक एक आधी बार तो थोड़ा बहुत करंट लगा हुआ है, तो वो वाइब्रेशन होती है। तो मतलब उसमें जैसे कल हमने डिस्कस किया कि आप अपना हाथ रिमूव नहीं कर पाते, राइट। यू टच समथिंग देन यू कांट पुल योर हैंड आउट बिकॉज द सिग्नल इज स्क्रैम्बल्ड, राइट, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा हो गया, तो उस केस में करंट इतना, जैसे वेल्डिंग होती है बेटा, वेल्डिंग आपने देखा होगा, तो वेल्डिंग में वो हीट जनरेट होती है ना, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। तो इसलिए भी डाई इफ द करंट इज वेरी हाई। तो ये बर्ड, ये दोनों सेम है, इट इज द सेम थिंग। आप इसको कंपेयर करो। अब क्वेश्चन था कि एक बंदे ने 100 मंजिल से छलांग लगाई, फिर भी वो बच गया, राइट। अब वो कैसे बच गया? यस, कोई कह सकता है पैराशूट, यस, दिस इज अ वेरी नाइस आंसर, बट कुछ और आंसर सोचो। बंदे ने 100 मंजिल से 100वीं मंजिल पे छलांग लगाई, बिल्कुल साथ साथ की बिल्डिंग, डिफरेंस नहीं आया ना, सोच के देखो। तो यहाँ पर ये 11,000 वोल्ट पे है, तो इसको शॉक नहीं लगेगा जब तक ये टच नहीं होगा, जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। ओके, नो डन। अगर ये दोनों, हाँ जी बेटा, यस यस। तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से खाना बना सकते हैं, वेरी गुड, क्यों नहीं बना सकते बेटा? आई डोंट नो, आपने हीटर पे देखा नहीं, लोग बहुत लोग हीटर पे खाना बनाते हैं। नहीं सर, देखा नहीं। देखा नहीं? मूवी में देखा था, वो बारबेक्यू कर रहा होता है। बेटा हीटर, हाँ जी, जब आप स्टार वाली हीटर पे देखो। देखो, एक तो पहले तुम लोग ना वो नहीं सर, वैसे उसमें अच्छा मैंने यूज किया। ये इस टाइप का हीटर नहीं देखा? तो ये वाला, हाँ जी सर, इस पे देखो। यहाँ पे इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं बेटा, लोग इसके ऊपर खाना बनाते हैं। मैंने बनाया क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में इसके ऊपर चाय वगैरह बनाते थे। नहीं सर, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके खाने के अंदर से। खाने के अंदर, अच्छा, खाने के अंदर से पास करके, ये सोचना पड़ेगा बेटा मुझे। नहीं सर, ये किया है बेटा करंट काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, हो तो सकता है, पर मुझे लगता है कि और आप सर खाने को इंसुलेटर से ही पकड़ नहीं 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 बेटा, मुश्किल है। सुनो रिस्की हो जाएगा बहुत ज्यादा, और करंट बहुत, देखो समझ गया मैं जो आप कह रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस, अगर करंट पास करेगा तो हीट तो जनरेट होगी, लेकिन बेटा हीट जनरेट करने वाला करंट काफी हाई होता है, तो एक रोटी पकाने के लिए इतना बड़ा रिस्क मुझे लगता नहीं कोई लेगा कि भाई समझ आ रहा है जो वो गल इम्पॉसिबल नहीं है बेटा। आप सोचो ना, एक रोटी ही बनानी है मुझे, तो उसके लिए मैं 11,000 एम्पियर पास कर रहा हूँ उससे। रोटी से बिजली का हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। बहुत सारे लोग जो है पानी गर्म करते हैं करंट से, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, शहर में लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु लिव इन विलेज। आई कम फ्रॉम ए विलेज, ठीक है। अब शायद ये अगर ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो केस फूस भी डाल देंगे मेरे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं कहने वाला, आई हैव सीन पीपल, वो क्या करते हैं, वन ऑफ माय नेबर, ही यूज्ड टू हीट हिज वाटर, मतलब सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए बाहर ये 11,000 वोल्ट की तारें जा रही थी, वो एक तार यहाँ से लेते थे, एक तार यहाँ से, और एक बाल्टी के अंदर डाल देते थे। सोचिए, एक तार यहाँ से, कैन यू सी दिस, ये बात, इसके थ्रू अब ये इससे पानी गर्म करते हैं, लेकिन अब इस पानी में करंट है, ये पानी की वोल्टेज 11,000 वोल्ट हो चुकी है, राइट। जो आपका इमल्शन रॉड होता है, जो आप मार्केट से खरीदते हो, आजकल तो सबके घर में हीटर है, बट आप सब लोगों ने आई थिंक ये वाली इससे देखिए इमल्शन रॉड, हाँ, ये जो इमल्शन रॉड होती है, दिस इज, अब इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग की वजह से, जो कोटिंग है वो एक ऐसा मटेरियल है, समझो ध्यान से, वैसे इस दुनिया के अंदर ज्यादातर चीजें, इफ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। लेकिन एक मटेरियल होता है, उसको माइका बोलते हैं। माइका एक ऐसा मटेरियल है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो वो क्या करते हैं, माइका की इसमें कोटिंग होती है, तो इससे सिर्फ हीट बाहर आती है, करंट बाहर नहीं आता। तो इसको पानी में डालने से पानी में करंट नहीं होता, सिर्फ हीट होती है, पानी गर्म होता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट वायर ही आपने डाल दी, तो वो बहुत रिस्की है। यस, जब फिर वो शोर में जाते थे, तारे डाल के भाई इधर नहीं आना है, अरे इधर नहीं आना, कोई बच्चा कोई टच कर सकता है, बच्चे को थोड़ी समझ है, लेकिन पीपल डू इट। टेम्परेचर चेक करना हो। यस यस यस, बिल्कुल, यस बिल्कुल सिंपल आंसर। अगर रॉड को हर एक चीज की लाइफ होती है, बट आपको पता है हम तो इंडिया में कोई भी चीज है उसका बिल्कुल एंड तक इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा उसका, अगर आपकी रॉड है उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाए, तो उसका जो माइका का इंसुलेशन है वो इट माइट ब्रेक, सो फिर वो पानी जो है वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या सीखा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ml/a/n/e² tau, राइट। रेजिस्टेंस इज, ऐसे यूनिट क्या है बेटा इसका, ओम, एंड R इक्वल्स टू V/I, एंड एक छोटा सा फॉर्मूला और, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, ml/a/n/e² tau। अब इसको बेटा हम ये भी लिख देते हैं, R इक्वल्स टू m/n/e² tau into L/A। इस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, R इक्वल्स टू रो L/A। ये भी नोट करो बेटा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। Rho is called resistivity of the material, and resistivity इसका ऐसे यूनिट क्या है बेटा, ओम मीटर। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। बेटा क्लियर हो गया सबको जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं? यस सर। तो आज हम यहाँ तक करते हैं। देखो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, और आपको जनरल आपको फील आना चाहिए बेटा, ये एक्चुअली आपको जब तक पिक्चर नहीं बनेगी दिमाग में, तब तक ये फॉर्मूले ना तो याद होने हैं और ना ही अप्लाई होने। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 2 वर्कशीट्स मुझे करके भेजनी है। आई एम जस्ट पुटिंग दिस वर्कशीट इन द ग्रुप, एंड आपका रिजल्ट भी अभी डाल रहा हूँ, रिजल्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।